स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा अभी क्लास 10th का एससीईआरटी और एनसीईआरटी का हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा है। तो ज्योग्राफी में 10th क्लास का जो इसमें चैप्टर्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स 11 हैं। इसमें क्लास पार्ट 1 हम करा दिए थे, तो जो कि पार्ट 1 में है उसमें हम भारत और संसाधन एवं उपयोग यहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे, तो जाकर उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीआरई 3 या 4 या जो भी हो, उसके लिए ये वीवीआई है। क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने के बाद एक जगह मैं यहाँ पे मेंटेन कर दिया हूँ, ताकि आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक पढ़ने का ही ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो बिना देर के चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो अगर के चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आइएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में कुछ पार्ट मैंने बता दिए थे पार्ट 1 में, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जल संसाधन से। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है आपके किताबों में। यहाँ पे देखिएगा तो जो विश्व में है, विश्व में कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत, 96.5 जो जल होते हैं वो महासागरों में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है कि पृथ्वी पर उपस्थित जलों की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है। उसमें ऑप्शन था ग्लेशियर में, महासागर में, नदी नहर में। तो याद रखिएगा, आप ग्लेशियर नहीं मारिएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा महासागर में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आते हैं यहाँ पे, और उसमें से 2.5% जो है वो मृदु जल है, यहाँ पे अलवणीय जल है, जो पीने योग्य जल है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद वर्षा का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पित जैसे जब कैसे होता है, बारिश के मौसम में अगर में पानी गिरता है तो वहाँ का उसका जो 20% भाग होता है वो वाष्पित, जाने को तो सारा कुछ ही चला जाता है वायुमंडल में, कुछ पृथ्वी के अंदर में चला जाए या कुछ ऊपर में चला जाए, तो 20% भाग जो होता है वहाँ पे वाष्पित हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध बोला जाता है, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसको यहाँ पे बोला जाता है स्थल गोलार्ध बोला जाता है। आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ों को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी आबादी है उसका 16% जो आबादी है भारत में निवास करती है। और इस आबादी के लिए जितना भी स्वच्छ जल पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका 4% जल ही भारत पे इतने लोगों को मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी जो विश्व के 10 सबसे बड़ी नदियां हैं उसमें ये शामिल हैं। ये 8वां नंबर और 10वां नंबर की ये नदी है। आप ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आई होप ही आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट जो आपके बुक्स में दिया गया है कि भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। यानी कि जो ये गंगा द्रोणी है, उपयोग के लिए जो जल भंडारण की क्षमता है वो सर्वाधिक है। किसका? गंगा द्रोणी का। याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो जल भंडारण की क्षमता है सबसे ज़्यादा किसका है? गंगा द्रोणी का है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें सर्वाधिक प्रवाह होता है वर्ष में, लेकिन उसके बाद जल जो भंडारण की क्षमता है लेकिन सबसे कम है। उसके बाद एक अच्छा से सवाल पूछेगा कि उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पे ताप्ती नदी होगा, और जल भंडारण की क्षमता नॉर्मली देखेंगे तो आपका यहाँ पे गंगा द्रोणी होगा। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से हम पहले बताना चाहेंगे जो भी लोग आप लोग यहाँ पे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कम समय के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं लेकर सामने आ गया हूँ, बीपीएससी सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका बीपीएससी का जो अभी पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जूनियर लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, जिसका भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका हम सिलेक्शन किट लेकर आ गए हैं। इसमें जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैं रेडी कर दिया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का यहाँ पे नोट्स देंगे। ये जो सिलेक्शन किट अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे पीआरटी के लिए है, और यहाँ पे जूनियर लेवल के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हैं। बाकी जो 10th टीजीटी का देंगे या 11 12 देंगे उनको इसमें और चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं सारा कुछ 6 से 10 यहाँ पे आपको नोट्स दे दूँगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर भी ज्योग्राफी के क्लास देख रहे हैं, इसी तरीके का सारा नोट्स आपको मिलेगा। उसके बाद बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ के रूप में देंगे। पीपीएससी का जो
TRE 1 और TRE 2 हुआ था उसका क्वेश्चन और आंसर देंगे। टॉप 500 करंट अफेयर रहेगा आपका, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सेपरेट PDF देंगे जो कि 600 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड वहाँ उसमें सवाल हम दिए रहेंगे। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर यहाँ पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मात्र अभी अभी लीजिएगा तो 299 में इसको ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। घर पे बैठ के तैयारी करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है सेल्फ स्टडी के लिए। तो चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। अगला आता है कि प्राणियों में जो होता है दोस्तों 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है, यानी कि जल रहता है। 65% कितना प्राणियों में और 65 से 99% पौधों में होता है। अगला आता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत में जितने भी परियोजनाएं थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं थे, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किन्होंने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन था उस समय का, और जो किया गया था किस लिए किया गया था कि गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए ये प्रेरित था। आप लोग याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था, तो जिसपे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए ये चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम है फाल्कन मार्ग के अनुसार बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद जो भी भारत में विद्युत उत्पादन होता है उसका 22% जो हिस्सा होता है वो जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। ये आपका TRE में सवाल पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से यानी कि एक्सेस योग से, यहाँ पे संख्या लिखा गया, उसको आर्सेनिक बोलिएगा, उसको आर्सेनिक तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण में यहाँ पे वृद्धि हुआ है। बिहार और पश्चिम बंगाल में जल का अत्यधिक यहाँ पे किसका वृद्धि हुआ है, तो वो हुआ है आर्सेनिक का। आगे मिलेगा सवाल ये। अगला आता है कि जल संसाधन की दुर्लभता या संकट को निवारण के लिए सरकार ने सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति दिया था। ठीक है, दिया था। अब इसको संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति 2002 यहाँ पे लागू किया गया है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है जैसा कि देख सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनरुक्ति किया था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए पॉइंट जो दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि मेघालय का 2 स्थान चेरापूंजी और मानसीराम विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, और खास करके से इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौसिनराम में है। आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। यहाँ पर तो बारिश सर्वाधिक होता है, और जो जल का संकट होता है इसको निवारण के लिए छत पर जल का संग्रहण किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मेघालय में है। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो गर्म जगह हो गए जैसे शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, यानी कि बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है जिससे मृदा सिंचित कर खेती किया जा सकते हैं, और उस गड्ढों के पानी से वहाँ का जो भी खेती होता है उसको पटवन किया जाता है, उसको सिंचाई किया जाता है। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीना और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा खादीना एवं जोहड़ इसका इसमें क्या अर्थ है, और 4 और दे देगा कि यह एक जो वर्षा का एकत्रित करने का नियम है या क्या है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। तो वहाँ पे अगर नहीं पढ़े रहिएगा आप तो खादीन और ये क्या चीज़ लिखा गया है जोहड़, आपको हवा भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ क्या रखा गया है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। वहाँ पे टैंक के अनुसार बनाया जाता है। ये टैंक को क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है इस टैंक को। अब इसमें क्या होता है, यह प्रायः आंगन में होता है जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो आंगन में एक चीज़ जैसे टैप मान के चलिए, उसको टाँका बोला जाता है, और जो छत के ऊपर में एक टंकी होता है उससे यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ करके वहाँ पर
जल का संग्रहण किया जाता है। आई होप कि समझ गए। और यही चीज़ों को तरुण भारत संघ बोला जाता है। तरुण भारत संघ एक्चुअल में राजस्थान का एक एनजीओ है जो इस प्रोसेस को पानी कैसे मतलब वहाँ पे एकत्रित करना है, उसको कैसे यूज करना है, ये काम करता है। तो ये तरुण भारत संघ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहली परियोजना है। आप लोग याद रखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना। इसका जो विकास हुआ था वो 1874 ईस्वी में विकास हुआ था। और सोन नदी के ही जो किनारे लगा हुआ बिहार का जिला है रोहतास, उसको बोलते हैं यहाँ पे याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा उससे बोला जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका समाप्त होता है और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, आपको पता है, एकमात्र ग्रह नीला ग्रह इसको हमारा पृथ्वी को बोला जाता है। अगला पॉइंट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया 96.5, 96 कहीं कहीं 6 भी दिया रहता है। तो ये चीज़ महासागरों में पाया जाता है। अगला आता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो उसको बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65% जल होता है। वही मैंने पेड़ पौधों के लिए बताया, तो वो 65 से लेकर 99% तक भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला आता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है, तो मैंने वहाँ पे बताया था आर्सेनिक का यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन्य विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां स्थान है, यानी कि विश्व में 10वां स्थान पर यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जंगल पाया जाता है वो रसिया में पाया जाता है। यहाँ का जो वन क्षेत्र है 8.9 करोड़ हेक्टेयर में वन पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में अगर के सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र जानेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ पे 7 राज्य हैं, असम, केरल बोल रहा हूँ मैं, असम का जो मेघालय वगैरह का क्षेत्र हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। लगभग 25% भारत का जो भी क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट में है। इतना आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब जंगल के कितने बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आरक्षित वन हो गए, आरक्षित वन हो गए, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आरक्षित वन उसको बोलते हैं जहाँ पे इस प्रकार के जो जंगल होते हैं, यानी कि आरक्षित जो वन होते हैं, उसमें जलवायु की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस जंगल में न तो आप लकड़ियाँ काट सकते हैं और न ही पशु का आप चारण करवा सकते हैं। देश भर में जो भी मतलब वन क्षेत्र पाया जाता है उसका 54% जो भाग है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आप लोग ये चीज़ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। भूख प्यास लग गया होगा तो पानी वानी पी के अच्छे से बैठे रहिए, तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगला है यहाँ पे रक्षित वन। रक्षित वन जो भारत का 29% वन है, यानी कि 1/3 हिस्सा में रक्षित वन पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आरक्षित एवं रक्षित वन सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कुल वन क्षेत्र का 75% है मध्य प्रदेश में केवल। तो याद रखिएगा ये VVI है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, वन आधारित क्षेत्र, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश आपको सही मारना होगा वहाँ पे। अगला आता है यहाँ पे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। यानी कि सागवान का जो रोपण होता है उससे दक्षिण भारत के बहुत सारा प्राकृतिक वन बर्बाद हुए हैं। जैसे कि हिमालय में चीर्ण पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोट्रेंडोन वनों का नुकसान हुआ है। तो याद रखिएगा चीर्ण पाइन का रोपण कहाँ किया गया है, हिमालय क्षेत्र में। और ये जो ओक वगैरह हो गया, ये सब वनों का वहाँ पर नुकसान हुआ है जो आपका बुक्स में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हिमालय यव के बारे में। जो हिमालय यव होते हैं एक प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक्चुअल में यह एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जिसके चीड़ छाल से, पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन उपयोग किया जाता है, ठीक है। किससे, यहाँ पे जो मैंने बताया ये यौ का पौधा से, ठीक है। और इससे जो दवाई बनाई जाती है कैंसर का, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवाई है, आप लोग याद रखिएगा टैक्सोल।
यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है, ये सवाल आपका शायद टीआरई 2 में जनरल पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियाँ और 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। यही सवाल डायरेक्ट पूछा गया था कि भारत में कितने प्रकार के वनस्पति और प्राणी के उपजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे ऑप्शन था 81,000 और 47,000 दोनों, और उनसे अलग अलग ऑप्शंस थे, आप जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद वनस्पति उपजातियों में से 15,000 भारतीय मूल की हैं, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि अमृता देवी राजस्थान के विश्नोई गांव जोधपुर के रहने वाले थे। इन्होंने 1731 में लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। अमृता देवी से कभी पूछ देता है, अमृता देवी जो थी विश्नोई समाज से थी, कहाँ के रहने वाली थी, तो ये विश्नोई गांव भी है वहाँ पे, वो जोधपुर जिला में वहाँ का रहने वाली थी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि भारत में जो संकटापन्न पादप होते हैं, प्रजातियों की सूची बनाने का सर्वप्रथम जो काम किया था 1970 ईस्वी में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से ये किया गया था। ठीक है, इस सूची को बनाई गई उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जो दोस्तों होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट होते हैं, जो विलुप्त होने के खतरे के कगार पर होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं। ऐसा नहीं कि वो विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त नहीं, यानी कि मतलब अभी जो कंडीशन चल रहा है वैसा ही कंडीशन अगर के वर्तमान में रहें तो भविष्य में जो भी ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे विलुप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ रेड डाटा बुक में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं संकटग्रस्त जातियों में कौन कौन से हैं, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसे मणिपुरी हिरण भी बोलते हैं, ये जो है संकटग्रस्त जातियाँ हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपको पता होगा, आखिर भाई जब ये संकटग्रस्त जाति है तो इसको तो बचाना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो वही जो ये IUCN है यही काम करता है। इसको अब विश्व संरक्षण संघ भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया संकटग्रस्त जातियां। और एक आता है लुप्त जातियां, यानी कि ये समझिए कि खत्म हो चुके हैं पृथ्वी से। जैसे कि वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे अब नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि एशियाई चीता हो गए, गुलाबी सर वाली बतख हो गया, या डोडो पक्षी हो गया, ये लुप्त जातियाँ हो गई हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और जो भी संकटग्रस्त वन जीव, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, इसका संरक्षण के लिए WWF ये पे काम करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यहाँ पे काम करता है। WWF का यहाँ पे उसका प्रतीक चिन्ह क्या है आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत ही फेमस चीज़ है। अगला आता है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, यानी कि जहाँ पे वन्य जीव का उनका प्राकृतिक आवास था, यानी कि जहाँ से वह उत्पन्न हुए हैं वहाँ पे रखने का, वहाँ पे उन लोग को संरक्षण देने का काम हो रहा है, उसको बोलते हैं इन सीटू प्रयास। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो जो भी जीव है उनका जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर उनको संरक्षण देना इन सीटू प्रयास कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और कोई भी चीज़, कोई भी जीव हो गया, उसको जो प्राकृतिक आवास से दूर हटाकर कृत्रिम आवास के रूप में संरक्षण दे रहे हैं उसको एक्स सीटू कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बस यही चीज़ है। एक्स सीटू के प्रयास में जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया गया है। अब बताइए, जो भी ये इन सीटू एक सीटू तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक सीटू में किसको वहाँ से हटाया जाएगा? जैसे कि मेरा घर है, अब यहाँ पे हमको खतरा है कि हो सकता है मैं यहाँ पे मर जाऊँगा या कुछ होगा, तो हमको क्या करेगा, पुलिस या घर वाले या कोई भी कहीं दूसरे जगह ले जाकर वहाँ पे आरक्षण देंगे। वही एक सीटू हो गया। समझिए, यहाँ पे बताया गया कि एक सीटू में जो होते हैं, जो विलुप्त होने के खतरा पर रहते हैं, विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं, उनको यहाँ पे एक सीटू प्रयास किया जाता है, उनको दिया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का अभी भारत में वर्तमान संख्या 106 राष्ट्रीय उद्यान है, तथा जो भी अभ्यारण्य है भारत में 528 अभ्यारण्य है, जिसमें बिहार के बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का यहाँ पे कुकेश्वर झील बहुत ही फेमस चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
ये सब जो कांवर झील हो गया और दरभंगा कुकेश्वर जो हो गया, ये अभ्यारण्य भी है, आप लोग याद रखिएगा। जैव मंडल का जो यहाँ पे निचय होते हैं, विश्व में 65 देशों में करीब 243 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें 18 भारत में है। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। उसके बाद यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट में स्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्रत्येक एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है। भारत के राज्यानुसार जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, मैं उसको बताना चाहूँगा आपको। हम वही चीज़ आपको जैसे जो भी हाईलाइट किए गए हैं, रहने के तो बहुत सारा है वहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश में देखिएगा यहाँ इतना सारा चीज़ है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये VVI है, कम से कम ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का याद होना चाहिए। उसी तरह जब कर्नाटक में आइएगा तो कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय विहार और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 3 जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो राजस्थान के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का यहाँ पे कांवला वन्यजीव अभ्यारण्य सवाल पूछा जाता है, कहाँ पे है, तो ये राजस्थान बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। और केरल से पूछा जाता है आपका कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। ये सब VVI है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसी सब से पूछे जाते हैं। इतना कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा, बाकी याद करने को तो सब भी कर सकते हैं। उत्तराखंड से पूछा जाता है कि कार्बेंड राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश से पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर होता है असम का काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये इतनी बार सवाल पूछा गया है अनेक परीक्षाओं में कि जिसका गिनती भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आता है झारखंड। झारखंड का डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग झारखंड से याद रखिएगा। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी राज्य में आप होंगे तो पहले उस राज्य का, अपने राज्य का याद कीजिए, उसके बाद अपने राज्यों को जो भी 4 अलग अलग, मतलब आपका जिस राज्य से 4 बॉर्डर शेयर होते होंगे, यानी कि जो भी राज्य का, उसको पहले याद कीजिए। उसके बाद ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से करके आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। बाकी ये सब तो आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा भी होगा, तो आप एक नज़र में देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र का याद रखिएगा। यहाँ पे जो बोरीवली एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब पूछा जाता है, और टटोबा एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र के लिए। गुजरात का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है गुजरात में पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। खास करके यहाँ से पश्चिम बंगाल से जब सवाल आता है राष्ट्रीय उद्यान से, तो जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है अगला अरुणाचल प्रदेश से। अगर के आपको राष्ट्रीय उद्यान से सवाल आए तो उसमें यहाँ पर नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम पूछेगा ही पूछेगा, तो याद रखिएगा ये भी। फिर उड़ीसा से 2 चीज़ आता है, एक सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और एक चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों आपका उड़ीसा में स्थित है। आई होप कितना समझ गए होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ से 2 आपको याद रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदयंती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे सिक्किम में आइएगा तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान VVI है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, सिक्किम में। बाकी मिजोरम में डाम्पा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और नागालैंड में देखिएगा तो इंटेंगी एक वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा कुछ और पॉइंट है, हम देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि उड़ीसा का जो नंदन कानन जो है उजले बाघ का प्रजनन केंद्र है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके बाद जो मुरैना है, मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे, मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में। अमेरिका में जो उगाए जाने वाली धान की एकमात्र प्रजाति जर्म प्लाज्म है, भारत में बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है। भारत में जो बासमती चावल के जर्म प्लाज है, वैसा ही चीज़ एक प्रजाति है, कहाँ का, अमेरिका का, जो कि दोनों एक समान पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले
यहाँ पे देख लीजिएगा, बेंजियनी ब्रेंजिन, थोड़ा सा टफ नाम है, नाम का एक पौधा है जो एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि इसका जो मिठास होता है इस प्रोटीन का चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा है। समझ जाइए, चाय बनाना है ना तो जैसे डालते हैं 1 कप बोल रहे हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो इसको 1 बूंद डालना होगा वहाँ पे, उतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा उससे, इतना ज़्यादा ये मीठा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नॉर्मन मायर्स जो थे 1988 में इन सीटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के रूप में पहचान पर जोर दिया था। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहली बार समझिए कि कौन ने, नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत में टोटल 54 बाघ रिजर्व है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव विहार, असम के मानस बाघ रिजर्व और केरल के पेरियार बाघ रिजर्व भारत का वार्ड संरक्षण परियोजनाओं से एक है। सवाल यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश के टेहरी में, अभी कहिएगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा, लेकिन जब ये हुआ था तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, इसीलिए बुक्स में दिया जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन का शुरुआत किया गया था। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण है उसका बचाव के लिए 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, उसके बाद वेटलैंड का कन्वेंशन 1971 ईस्वी में, और फिर उसके बाद विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं किस तरीक़ा से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना है। आई होप कि इतना समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आता है, जैसे कि देखिएगा क्या दिया गया है कि संविधान का जो हमारा भारत का संविधान है उसका धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51 के ये जो दिया गया है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का नियम दिया गया है VVIA। इसमें जो भी आज का क्लास जो चल रहा है ये EVS की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 का नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि पक्षी और जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पादप और जंतु है वन्य जीव के 2 भाग हैं और ये जीवमंडल के अभिन्न अंग बोले जाते हैं। उसके बाद एक सवाल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय कोलकाता में पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि पादप बहुल देशों में भारत का स्थान 10वां स्थान है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। भारत एक महत्वपूर्ण डाइवर्सिटी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कितना पाया जाता है, तो 167 महत्वपूर्ण कृष्ण पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद अगर जाइए आप लोग को पता होगा जो चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, आम हो गया, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार हो गया, ये जो भी फसल है ना इसका जो भी उद्भव हुआ है वो भारत से हुआ है, इनका जन्म भारत में हुआ है, एक तरह से समझिएगा। तो अगला पॉइंट जो दिया गया है, मॉर्फिन का जो उपयोग किया जाता है वो दर्द निरोधक के लिए किया जाता है, इससे मतलब दर्द कम होता है। ठीक है, इसको अब एक जो क्यूनाइन होता है मलेरिया के लिए उपयोगी होता है, यहाँ पे एक पौधा का नाम दिया गया जो इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ इस टॉपिक से यहाँ पे आपका MCQs के रूप में दिया गया है, तो मैं आपको बताते चलूँगा। जो MCQs दिया गया है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लगभग 75% से भी ज़्यादा इसके क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। संविधान की धारा 21 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, आपको भी पता होगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों
1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो जैसे ऊपर मैंने बताया है, अफ्रीकी कन्वेंशन वहाँ पे हुआ था। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाए जाते हैं? वो है घड़ियाल, केवल जो भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद जो आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, जिसको मयूर भी बोलते हैं, आपको पते होंगे। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? मैंग्रोव, इसको याद रखिएगा। मैंग्रोव जो है सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। टैक्सोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने बताया, जो टैक्सोल दवाई है कैंसर के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है, ये टैक्सोल कैंसर के उपयोग में आता है। चरक का संबंध किस देश से है? वो भारत से हैं। चरक आपको पता होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। इससे पहले अगर के आप लोगों ने 6 to 8 का वीडियो और 9 क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद कल का क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम खनिज संसाधन यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।